आदित्य भीगा हुआ अपने घर पहुंचा। वो प्रीति के बारे में सोचते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। वो 3 सीढ़ियां ही चढ़ा था कि तभी किचन से अपने कमरे में पानी का जग लेकर जा रही जानकी ने उसे देख लिया। उन्हें आदित्य कुछ परेशान सा लगा, इसलिए वो सोच में पड़ गई। इधर आदित्य अपने कमरे में आया और आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा, पर वो बस प्रीति के बारे में सोच रहा था। तभी जानकी वहां आ गई। उन्होंने आदित्य को ऐसे देखा तो उसकी अलमारी से टॉवल निकालकर उसे देते हुए बोली, अपना सिर पोंछ लीजिए बेटा, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। उसने बिना कुछ कहे टॉवल लिया और खिड़की की ओर बढ़ते हुए अपना सिर पोंछने लगा। जानकी उसका परेशान चेहरा देखकर बोली, आदित्य हमें आपसे कुछ बात करनी है बेटा। अगर आप ये कहने वाली है कि ठाकुर सुखदेव सिंह से छीना हुआ सब कुछ मैं उन्हें वापस लौटा दूं, तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा दादी, क्योंकि वो सब कुछ हमारा है। इसलिए आपको मेरे साथ मानपुर चलना होगा। जब तक ठाकुर सुखदेव आपको वहां देख ना ले और मैं उन्हें गिड़गिड़ाते हुए आपके कदमों में ना देख लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। मेरा मकसद पूरा हो जाए, उसके बाद आप जो कहेगी मैं वही करूंगा दादी। तो आप मानपुर कब चल रही हैं? आदित्य की ये कड़वी बातें सुनकर जानकी उसके पास आई और उन्होंने बात बदलते हुए पूछा, आप अहाना से शादी क्यों कर रहे हैं बेटा? आप प्यार तो करते हैं ना उनसे? आदित्य ने टॉवल बेड पर फेंका और बोला, अगर मैं अहाना से शादी नहीं करना चाहता तो पूजा की मौली टूटने के बाद भी इस शादी को करने का फैसला सबको कभी नहीं सुनाता दादी। पर आपकी आंखों में हमें अहाना के लिए प्यार नजर नहीं आता आदित्य। आदित्य कबड से अपने लिए कपड़े निकालते हुए बोला, आप मुझे बचपन से जानती हैं दादी, अपनी फीलिंग सबके सामने जाहिर करना नहीं आता मुझे, और अहाना ये बात बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए उसने भी मुझसे कभी ये नहीं कहा कि मैं उससे तू मेरी मैं तेरा टाइप बातें करूं। वो समझदार लड़की है और मुझे अच्छे से जानती है और मैं भी उसे जानता हूँ। शादी करने के लिए और क्या चाहिए? प्यार। तभी जानकी बोली। आदित्य के हाथ रुक गए। वो फिर से प्रीति के बारे में सोचने लगा। तभी जानकी उसके पास आई और उन्होंने आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर किया। शादी के रिश्ते में अगर प्यार ना हो तो ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता बेटा। शादी समझौता नहीं होती आदि, बल्कि 7 जन्मों का बंधन होती है, जिसे प्यार के साथ ही निभाया जा सकता है, मजबूरी में नहीं। जानकी की ये इमोशनल बातें सुनकर आदित्य चिढ़ गया और बोला, दादी प्लीज, मैं फैसला कर चुका हूँ, इसलिए ये सब बातें करके आप मुझे मेरे फैसले पर फिर से सोचने के लिए मजबूर मत करिए, क्योंकि मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। संडे को मेरी एंगेजमेंट है, इसलिए आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि वो आप ही थी जो मेरे शादी ना करने की वजह से सबसे ज्यादा दुखी थी। तभी जानकी उसके गाल को छूकर बोली, हम सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं बेटा, सिर्फ आपकी खुशी। आदित्य ने उनकी हथेली अपने चेहरे से हटाई और बोला, मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ दादी, पर ना जाने क्यों वो सपना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। आज भी कभी कभी फिर से वही धुंधला सा सपना देखता हूँ मैं, जिसमें 2 छोटे बच्चों की शादी हो रही है और फिर एक तूफान आता है जिसमें उस बच्चे का हाथ उस छोटी बच्ची के हाथ से छूट जाता है और वो बच्चा नदी में जा गिरता है। उस बच्चे की चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये सपना क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ता। इस सपने से मेरा क्या कनेक्शन है? जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता तब तक शायद मैं सुकून से कभी नहीं सो पाऊंगा। अहाना से शादी करने की सबसे बड़ी वजह भी यही सपना है। इस उम्मीद के साथ मैं ये शादी कर रहा हूँ कि शादी के बाद शायद ये सपना मेरा पीछा छोड़ दे। उसकी बातों ने जानकी की परेशानी और बढ़ा दी और वो बोली, आदित्य बचपन से आप ये सपना देखते आ रहे हैं, पर आपको किसी का चेहरा नजर नहीं आता। बेटा, आप किसी एक का चेहरा देखने की कोशिश तो करिए, हो सकता है उस एक चेहरे के जरिए हम ये जान पाए कि उन बच्चों की हो रही उस शादी से आपका क्या कनेक्शन है। मुझे किसी का चेहरा नजर नहीं आता दादी, किसी का भी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की पर सब कुछ धुंधला ही नजर आता है। इतना कहकर आदित्य परेशान होकर बेड पर बैठ गया। जानकी भी उसे देखकर परेशान हो गई, पर फिर उन्होंने खुद को संभाला और उसके बगल में आकर बैठ गईं। वो आदित्य के सिर पर हाथ फेरकर बोली, बेटा वो सपना आपका पीछा तब छोड़ेगा जब आप उस सपने के बारे में सोचना छोड़ देंगे, और आप उस सपने के बारे में सोचना तब बंद करेंगे जब कोई और आपको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देगा। और ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है दादी। आदित्य अपनी दादी की ओर देखकर बोला।
जानकी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ और बोला, ऐसा नहीं है बेटा, इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ऐसा जरूर है जिससे आप इतना प्यार करेंगे कि सिवाय उसके आप कुछ सोचेंगे ही नहीं, और उनका प्यार आपको आपके इस सपने से हमेशा के लिए जगा देगा। काश कि हम गलत साबित हो जाए और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अहाना ही हो, तो हमसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। अब आप ये सब सोचना छोड़िए बेटा और सो जाइए, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट दादी, आदित्य मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, तो जानकी भी उसके माथे को चूमकर बोली, गुड नाइट बेटा। इतना कहकर वो उठकर जाने लगी। तभी वहां घर का एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, छोटे साहब बाहर पुलिस आई है, आपके बारे में पूछ रही है। जानकी ने हैरानी से पूछा, पुलिस इस वक्त आदि के बारे में क्यों पूछ रही है? पुलिस का नाम सुनकर आदित्य को वो सब याद आया जो कुछ देर पहले होटल में हुआ था। वो 2 पल सोचकर बोला, तुम चलो, मैं आता हूँ। जी छोटे साहब। नौकर चला गया। उसके जाते ही जानकी ने आदित्य से पूछा, आदित्य बात क्या है? पुलिस हमारे घर क्यों आई है और आपके बारे में क्यों पूछ रही है? आदित्य वॉशरूम की ओर जाते हुए बोला, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप नीचे चलिए, मैं अभी आता हूँ। उसके जाते ही जानकी उसके कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही उन्हें नीचे लिविंग रूम में रघुवेंद्र किसी से बात करते नजर आए। जानकी उन्हें देखते हुए नीचे आई। तभी रघुवेंद्र गुस्से में इंस्पेक्टर साहब से बोले, मेरा बेटा कोई गुंडा मवाली नहीं है इंस्पेक्टर साहब, वो एक बिजनेसमैन है। वो क्यों मिस्टर खुराना के भतीजे पर हाथ उठाएगा? इंस्पेक्टर ने वही खड़े युग की ओर देखा और बोले, पर मिस्टर मेहरा, युग साहब ने खुद आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेन की है। इनका कहना है कि मिस्टर आदित्य ने ही उन पर हाथ उठाया है, पर मेरे बेटे के पास इन पर हाथ उठाने की कोई वजह नहीं है। रघुवेंद्र गुस्से में भड़के। तभी मिस्टर खुराना वहां आकर बोले, वजह ही तो जानने आए हैं हम यहाँ। मिस्टर खुराना की आवाज सुनकर सबने उनकी ओर देखा। मिस्टर खुराना अंदर आकर बोले, रघुवेंद्र साहब, अगर आपके बेटे के पास मेरे भतीजे पर हाथ उठाने की कोई वजह नहीं है, तो युग के पास भी आपके बेटे पर इस तरह का झूठा इल्जाम लगाने की कोई वजह नहीं है। तभी इंस्पेक्टर साहब भी बोले, देखिए मिस्टर मेहरा, इन्होंने आदित्य साहब के खिलाफ कंप्लेन की है, इसलिए प्लीज आप उन्हें बुलाइए, हम उनके मुंह से ही सच जानना चाहते हैं। सच कह रहा है ये, मैंने ही इसे और इसके दोस्तों को मारा है। आदित्य सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला। उसके इतना कहते ही उसकी पूरी फैमिली भौचक्की सी रह गई। आदित्य सीढ़ियों से नीचे आकर युग की ओर बढ़ा। उसे अपनी तरफ आते देख युग घबराकर पीछे हटने लगा और टेबल से टकरा गया। आदित्य उससे घूरते हुए बोला, अच्छा हुआ जो तूने खुद ही इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया। अब अगर मैंने तुझे लंबे वक्त के लिए अटैम्प्ट टू रेप के केस में अंदर नहीं करवाया तो मेरा नाम भी आदित्य मेहरा नहीं। उसके इतना कहते ही इंस्पेक्टर साहब के साथ साथ बाकी सब भी हैरान हो गए। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं आदित्य साहब? आदित्य ने युग को घूरते हुए जवाब दिया, सच कह रहा हूं मैं। आज मिस्टर खुराना ने मुझे और मेरी सेक्रेटरी प्रीति को अपने होटल में पार्टी में इनवाइट किया था। वहां इसने और इसके इन दोस्तों ने प्रीति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि प्रीति इनके लिए मोम की गुड़िया नहीं बल्कि आग का गोला निकली। मैं तो बहुत बाद में पहुंचा इंस्पेक्टर साहब। प्रीति ने खुद ही अपनी रक्षा कर ली और इन चारों को पटक पटक कर मारा उसने। झूठ झूठ बोल रहा है ये आदित्य, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आदित्य के इतना कहते ही युग घबरा कर बोला। तो आदित्य ने उसके पास आकर पूछा, अच्छा तो क्या मुझे पागलपन का दौरा पड़ा था जो मैंने बेवजह तुझ पर हाथ उठाया? झूठ बोल रहा है ये इंस्पेक्टर साहब। मैं और मेरे दोस्त ड्रिंक कर रहे थे, तभी गलती से ड्रिंक इसके कपड़ों पर गिर गई और इसने हमें मारना शुरू कर दिया। युग ने तुरंत अपनी सफाई दी। आदित्य उसे घूरते हुए बोला, वाओ क्या स्टोरी बनाई है तूने खुद को बचाने के लिए, सुपर्ब। पर ऐसा करके तूने खुद को झूठ के दलदल में फंसा लिया है, क्योंकि तेरे पास तेरा सच साबित करने का कोई सबूत नहीं है, पर मेरे पास तेरे इस गुनाह का सबूत और गवाह दोनों है। देखना चाहेगा कि किसने किसके ऊपर ड्रिंक गिराई थी या गिरवाई थी। आदित्य की बातें सुनकर युग घबरा गया, पर मिस्टर खुराना को अपने सामने देखकर वो फिर से अकड़ कर बोला, गवाह तो तेरे पास होगा ही ना, क्योंकि वो लड़की तेरी सेक्रेटरी है तो तेरी बात ही मानेगी। वो तो सबके सामने वही कहेगी जो तू उसे कहने के लिए कहेगा। तभी इंस्पेक्टर बोल पड़े, देखिए क्या सच है और क्या झूठ है ये पुलिस पता लगा ही लेगी।
इसलिए आप दोनों को अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आदित्य फट से बोला, चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए बहुत बेकरार हूँ, चलिए। इतना कहकर वो जाने लगा, पर तभी रघुवेंद्र बोले, आदि तू चिंता मत कर बेटा, मैं वकील साहब को लेकर अभी वहां आ रहा हूँ। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। मिस्टर खुराना भी इंस्पेक्टर के साथ उसके पीछे चल दिए। तभी युग का एक दोस्त आहिस्ता से उससे बोला, ये तूने हमें कहाँ फंसा दिया? मना किया था मैंने कि पुलिस के पास मत जा, पर तू नहीं माना। अगर इसने सबके सामने ये साबित कर दिया कि हमने ही इसकी सेक्रेटरी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, तो हम सब जेल में नजर आएंगे। युग मुस्कुराते हुए बोला, बिना सबूत के इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। और रही बात उस सबूत की जिसके दम पर ये उछल रहा है, तो वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मैं ऑलरेडी डिलीट करवा चुका हूँ। अब इसके पास ना ही कोई सबूत है और ना ही गवाह। और रही बात उस लड़की की, तो उसके लिए मेरे जैसे अमीर लड़के पर इल्जाम लगाना और उसे साबित करना नामुमकिन है, इसलिए हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। युग की बातें सुनकर उसके सारे दोस्तों ने सुकून की सांस ली और उसके साथ चल दिए। रघुवेंद्र वकील को फोन करते हुए अपने नौकर से बोले, राजेश मेरी गाड़ी निकलवाओ जल्दी। जी साहब। इधर प्रीति बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रह कर उसे वही सब याद आ रहा था जो आज उसके साथ हुआ था। वो बेड से उठी और खिड़की के पास आई। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। वो बाहर देखते हुए बोली, आदित्य सर को समझना इतना मुश्किल क्यों है? कभी कुछ होते हैं तो कभी कुछ और। एक तरफ तो मेरे परिवार से सब कुछ छीनकर उन्हें सड़क पर ले आए और दूसरी ओर मेरी मदद भी करने चले आते हैं। क्यों चाह कर भी उनसे नफरत नहीं कर पाती हूँ मैं? समझ नहीं आता कि आखिर आदित्य सर के दिल में चल क्या रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी वो क्यों बार बार मेरे रक्षक बनकर चले आते हैं? क्यों? इधर आदित्य पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी आदित्य साहब। तभी मिस्टर खुराना गुस्से में बोले। आदित्य ने नजरें उठाकर उनकी ओर देखा, पर कुछ बोला नहीं। ये देखकर मिस्टर खुराना फिर से भड़के, मैंने आपको एक अच्छा बिजनेसमैन समझकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया था, पर अब मुझे समझ आया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है आपको पहचानने में। मैंने आपको करोड़ों का प्रोजेक्ट दिया और आपने मेरे ही भतीजे का ये हाल कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी सेक्रेटरी का इस्तेमाल करके उस पर इतना घटिया इल्जाम भी लगा रहे हैं। डिस्गस्टिंग मिस्टर मेहरा, डिस्गस्टिंग। अब मुझे आपके साथ काम नहीं करना। मैं हमारे बीच हुई डील को आज और इसी वक्त कैंसिल करता हूँ। आदित्य बिना उनकी ओर देखे बोला, मुझे भी आपके साथ अब काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर खुराना, क्योंकि अगर मैंने आपके साथ काम किया तो आपके भतीजे जैसे घटिया इंसान के साथ मुझे और प्रीति को रोज इंटरप्ट करना होगा, जो अब मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। इसलिए बाहर में जाए आप और आपका प्रोजेक्ट। मैं खुद ये डील कैंसिल करता हूँ। ये सुनकर मिस्टर खुराना आग बबूला हो उठे और गुस्से में बोले, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं मिस्टर मेहरा। आदित्य भी उन्हीं के लहजे में बोला, क्योंकि अब आप इज्जत करने लायक रहे नहीं मिस्टर खुराना। बिना सच जाने आपने इस लड़के की बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि ये आपका भतीजा है और मेरे घर पुलिस लेकर चले आए। कम से कम एक बार सच्चाई पता लगाने की कोशिश तो की होती आपने। आदित्य ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उसके डैड वकील को लेकर वहां आ गए। रघुवेंद्र सिंह के बेटे को जेल में डालना कोई बच्चों का खेल नहीं है मिस्टर खुराना। आधी रात को जज को नींद से जगाकर अपने बेटे के बेल के पेपर ले आया हूँ, इतना कहकर उन्होंने वकील को इशारा किया। तो वकील ने इंस्पेक्टर को बेल के पेपर्स दिखाए। पेपर्स देखते ही इंस्पेक्टर साहब आदित्य से बोले, आप यहाँ साइन कर दीजिए आदित्य साहब, फिर आप जा सकते हैं। आदित्य ने पेपर्स साइन किए और बोला, मेरी बेल तो हो ही चुकी है इंस्पेक्टर साहब, पर अब मैं युग खुराना और उसके दोस्तों के खिलाफ कंप्लेन करना चाहता हूँ। आदित्य के इतना कहते ही युग घबरा गया और उसे पसीना आने लगा। मिस्टर खुराना भी उसे हैरानी से देखने लगे। आदित्य ने उन्हें घूरा और बोला, कंप्लेन लिखिए आप मेरी। इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत हवलदार को कंप्लेन लिखने का इशारा किया। आदित्य उसे घूरते हुए बोला, युग खुराना और उसके दोस्तों ने मेरी सेक्रेटरी मिस प्रीति ठाकुर को अकेला पाकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, तो उसने युग के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया था। उसी का बदला लेने के लिए ये और इसके दोस्त उसे उठाकर बेसमेंट में ले गए।
जहां इन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, पर प्रीति ने इसे और इसके दोस्तों को बहुत मारा। पर मौका पाकर इसने उसकी साड़ी पकड़ ली। पर तभी मैं प्रीति को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया और फिर मैंने इन सबको मारा। झूठ है ये सब, युग गुस्से में बोला। आदित्य के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। वो युग के पास आकर बोला, मेरी कही हर बात का सबूत है मेरे पास इंस्पेक्टर साहब। इतना कहकर उसने अपना फोन ऑन किया और एक वीडियो ऑन करके इंस्पेक्टर को देते हुए बोला, ये लीजिए सबूत। इंस्पेक्टर साहब वीडियो फुटेज देखने लगे। उन्हें बेसमेंट में जो कुछ भी हुआ सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। आदित्य गुस्से में युग की ओर बढ़ा और बोला, एक लड़की को यूं 4-4 लड़कों को मारते देख मैंने ये वीडियो बनाया था, पर जब तूने उसकी साड़ी पकड़ी तो मैं इस फोन को वहीं टिकाकर तेरे पास आया था। मैं सही था, इसलिए ऊपर वाले ने भी मेरा साथ दिया और सब कुछ इसमें साफ साफ रिकॉर्ड हो गया। उसके इतना कहते ही मिस्टर खुराना ने इंस्पेक्टर के हाथ से फोन लिया और वीडियो देखने लगे। वीडियो देखते ही उन्हें युग पर बहुत गुस्सा आया। तभी आदित्य फिर से बोला, मेरे पास गवाह भी है इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर खुराना के होटल के स्टाफ की एक लड़की ने ही मुझे आकर बताया था कि ये लोग प्रीति को जबरदस्ती बेसमेंट में ले गए हैं। आप चाहे तो मिस्टर खुराना के होटल की फीमेल स्टाफ से पूछताछ कर सकते हैं। ये सब सुनकर मिस्टर खुराना का सिर शर्म से झुक गया। आदित्य इंस्पेक्टर के पास आया और बोला, मैं तो उसी वक्त इसे अरेस्ट करवाना चाहता था, पर प्रीति ने मुझसे कहा कि उसने खुद इन्हें सजा दे दी है, इसलिए पुलिस कंप्लेन की कोई जरूरत नहीं है और वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए मैंने भी इन्हें जाने दिया। पर अब लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इन्हें तभी अरेस्ट करवा देना चाहिए था क्योंकि ये लोग माफ करने लायक नहीं है। इतनी मार खाने के बाद भी इन्हें अपने किए पर शर्म नहीं आई, बल्कि ये यहाँ मेरे खिलाफ कंप्लेन करने चले आए। पर ऐसा करके ये खुद अपना गुनाह सबके सामने ले आए। अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगाए इन पर और अरेस्ट करिए इन चारों को। इंस्पेक्टर साहब गुस्से में हवलदार से बोले, अंदर डालो इन चारों को और सालों को तब तक मारना जब तक कि ये अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेते। उनके इतना कहते ही हवलदार उन्हें पकड़ कर ले जाने लगे। युग घबराकर मिस्टर खुराना की ओर देखकर बोला, चाचू मैंने कुछ नहीं किया, ये वीडियो झूठा है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसके इतना कहते ही मिस्टर खुराना गुस्से में उसके पास आए और उन्होंने उसे खींचकर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। मिस्टर खुराना गुस्से में भड़के, ले जाओ इसे और डाल दो जेल में, क्योंकि ये जेल में रहने लायक ही है। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। Thank you for watching this video.